बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम नवीद अहमद नवीद, योर केमिस्ट्री टीचर। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th यूनिट नंबर 3 हमारा चल रहा है और इसमें हमने प्रीवियस वीक में जो टॉपिक स्टार्ट किया था दैट वाज पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़। और पीरियोडिसिटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली दिस इज़ रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ आफ्टर अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम। और उसमें हमने लास्ट टाइम एटॉमिक साइज़, एटॉमिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस को हमने पढ़ा था। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है पीरियोडिसिटी में वो है आयनाइजेशन एनर्जी, या जिसको आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले व्हाट इज मेंट बाय आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो याद रखिएगा कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, कि अगर हमारे पास कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी उसे कहा जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी। देखें डियर स्टूडेंट्स, फर्ज करें कि हमारे पास कोई भी एटम है और हम सपोज कर लेते हैं कि वो सॉलिड स्टेट में है। जब हम इसको हीट करेंगे या एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो सबसे पहले जो सॉलिड है वो जाता है लिक्विड स्टेट में, मेल्ट होता है। अब हम जब इसको मज़ीद हीट करेंगे तो ये लिक्विड कन्वर्ट होगा किस में? गैसियस स्टेट में। अब जब एक सब्सटेंस, एक एलिमेंट, एक एटम गैसियस स्टेट में आ जाएगा तो उस वक़्त इसको जो एनर्जी हम देंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा कि इसके वैलेंस में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जब इसके वैलेंस में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये एक पॉजिटिव आयन बनेगा। तो ये जितनी अमाउंट में एनर्जी इस गैसियस एटम को दी गई है टू रिमूव वन और मोर इलेक्ट्रॉन, इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। और इसको देखें, हम सिंपल रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कोई भी एटम है और किस स्टेट में? जी फॉर गैस, गैसियस स्टेट में है। हमने एनर्जी प्रोवाइड कर दी। एनर्जी प्रोवाइड करने पे उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन लूज होता है, किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वो पॉजिटिव आयन बन जाता है। और पॉजिटिव आयन क्या कहलाता है? कैटायन कहलाता है। तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया कि एटम किस स्टेट में था? गैसियस स्टेट में था। वी प्रोवाइडेड एनर्जी, हमने एनर्जी प्रोवाइड कर दी, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो गया। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने पे एटम किस में कन्वर्ट हो गया? कैटायन में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो एनर्जी हमने प्रोवाइड की है फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। और आप सपोज कर लें कि हमारे पास कोई भी एटम ए है, एनी एटम ए, और किस स्टेट में है? गैसियस स्टेट में है। अगर इसको एनर्जी देते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एक इलेक्ट्रॉन अगर निकलता है तो इसके ऊपर चार्ज आ गया है +1। ये न्यूट्रल एटम था, ये कैटायन बन गया आपके पास। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन। अब अगली बात याद रखिएगा कि आयनाइजेशन एनर्जी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो यूज हो रही है फॉर द रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। तो इस हिसाब से हमने आयनाइजेशन एनर्जीज की कैटेगरीज बनाई हुई हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है? किसी भी एटम के वैलेंस शेल में से अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने? 1 इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो उस पर्पस के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी वो कहलाएगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन। ऊपर हमने जनरल डेफिनेशन की थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जिक्र नहीं किया, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट
फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अ न्यूट्रल गैसियस एटम, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल, सोडियम एटम है, गैसियस स्टेट में है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 496 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर होती है। अब चूंकि कितने इलेक्ट्रॉन निकले? एक इलेक्ट्रॉन, तो ये जो 496 किलो जॉल पर मोल एनर्जी है, दिस इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। सिमिलरली, इफ वी हैव मैग्नीशियम एटम इन गैसियस स्टेट, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो मैग्नीशियम पे चार्ज आ जाएगा +1, मैग्नीशियम आयन बन जाएगा। इस पर्पस के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है 738 किलो जॉल पर मोल। चूंकि इस एनर्जी की वजह से एक इलेक्ट्रॉन निकला है मैग्नीशियम में से, तो दिस इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम। तो किसी भी एटम में से, किसी भी न्यूट्रल एटम में से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं तो जो एनर्जी रिक्वायर है वो क्या कहलाएगी? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। अब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आपने प्रोवाइड कर दी, न्यूट्रल एटम कन्वर्ट हो गया किस में? गैसियस आयन में, पॉजिटिव आयन में। अब उस पॉजिटिव आयन में से अगर आपने सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है, अगर आपने क्या करना है? सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी दैट विल बी कॉल्ड एज सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। आई रिपीट, देखें यहां हमने कहा था कि मैग्नीशियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 738 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए, और मैग्नीशियम कन्वर्ट हो गया किस में? मैग्नीशियम +1 में। इसको हम कहते हैं यूनी पॉजिटिव आयन। क्या कह देते हैं? यूनी पॉजिटिव आयन। यूनी का मतलब 1 होता है, तो यूनी पॉजिटिव आयन मीन कि इस पर कितना चार्ज है? +1 चार्ज है। अब ये जो आपके पास यूनी पॉजिटिव आयन है, इसमें से आप एक इलेक्ट्रॉन और निकालना चाहते हैं, तो डेफिनेटली पहले क्या था? +1, जब एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा तो इस पे चार्ज आ जाएगा +2, यानी ये डाई पॉजिटिव बन गया। अब ये आपके पास कौन सा आयन बन गया? डाई पॉजिटिव आयन बन गया है। अब इस पर्पस के लिए किसी भी यूनी पॉजिटिव आयन में से मजीद एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो क्या कहलाएगी? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। और अगर आप डाई पॉजिटिव आयन में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ट्राई पॉजिटिव बनेगा। तो किसी भी डाई पॉजिटिव में से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है वो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो आपके पास सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ये हमेशा ज़्यादा होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसलिए ज़्यादा होती है ना कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के लिए न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना था, सेकेंड आयनाइजेशन में पॉजिटिव आयन में से इलेक्ट्रॉन निकालना था। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब +1 चार्ज आ जाता है तो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ गया है। न्यूक्लियस का चार्ज जब बढ़ेगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली होल्ड करेगा, ड्यू टू विच सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं जी फैक्टर्स इफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर है जी न्यूक्लियर चार्ज, कि न्यूक्लियस के अंदर चार्ज कितना है। आप जानते हैं न्यूक्लियस पर चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। अब न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को वो उतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर उसकी अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा। तो डियर स्टूडेंट्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जब ज़्यादा होगी तो उनको निकालना मुश्किल हो जाएगा, उनको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी जो है वो चाहिए होगी। तो इसलिए न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा, मतलब दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। दूसरा जो फैक्टर है वो है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, आपको पता है कि अगर एटॉमिक रेडियस ज़्यादा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से दूर होते चले जाएंगे। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर होंगे तो उन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाएगी। जब उन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा? आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो जितना एटम का साइज बड़ा होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी
कम होगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक रेडियस आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुए। तीसरा हमारे पास है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट हमारा अगला टॉपिक भी आएगा, उसमें हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझ लें कि शील्डिंग इफेक्ट असल में इनर शेल यानी न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट के दरमियान जो शेल्स होते हैं इनकी आपस में रिपल्शन होती है। इस रिपल्शन की वजह से न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस के ऊपर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस पर कम हो जाएगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का निकलना आसान हो जाएगा। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली निकल रहा है तो इट मीन्स के आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। तो शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी। और लास्ट वन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। डियर स्टूडेंट्स, एस और पी ऑर्बिटल, एस में आपको पता है कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर किसी एटम का आखिरी जो शेल है, वैलेंस शेल है, वो एस है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी आयनाइज 2 इलेक्ट्रॉन चूंकि कंप्लीटली फिल हो गया है तो डियर स्टूडेंट्स कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबल ऑर्बिटल होता है। देखो अगर आपके पास मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम को देखें, मैग्नीशियम हमारे पास 12 इसका एटॉमिक नंबर है, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। नाउ यू कैन सी इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर हैं, 3s में हैं, और 3s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। इट मीन्स के s ऑर्बिटल जो वैलेंस का है वो कंप्लीट है। कंप्लीट ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होता। तो ऐसे एटम्स जिनका वैलेंस शेल कंप्लीट होगा उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जितनी स्टेबल होगी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। एक स्टेबिलिटी मैंने बताई आपको कंप्लीट शेल में। इसी तरह से आप जो है वो नियॉन की एग्जांपल ले लें, नियॉन 10 है तो 1s2, 2s2, 2p6। नाउ यू कैन सी p6 कंप्लीट है क्योंकि p में 6 से ज़्यादा एटम इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, तो p कंप्लीट है, इसलिए नियॉन की आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। इसके अलावा वो ऑर्बिटल जो हाफ फिल्ड होते हैं, हाफ फिल्ड मतलब s में मैक्सिमम 2 हैं, इसका आधा कितना होगा, 1। तो इसी तरह से अगर p जो है इसके हाफ फिल्ड कितने, 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल भी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जितनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल होगी उतनी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब आएंगे ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले बात करते हैं डाउन द ग्रुप, यानी हम एक ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम आते हैं, ऐसे ऊपर से नीचे, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है, आप इन फैक्टर्स की तरफ आओ। टॉप टू बॉटम आते हुए एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, एक बात। टॉप टू बॉटम आते हुए शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। तीसरी बात, टॉप टू बॉटम आते हुए न्यूक्लियर चार्ज लेस इफेक्टिव होता है, न्यूक्लियर चार्ज की जो इफेक्टिवनेस है वो कम होती है। जब न्यूक्लियर चार्ज की इफेक्टिवनेस कम होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला कि किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आएंगे ना तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। जबकि अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जब हम किसी भी पीरियड में मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती चली जाती है। क्यों ज़्यादा होती है डियर स्टूडेंट्स, पहली बात एटॉमिक रेडियस हमने पढ़ा हुआ है कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा। जब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक रेडियस कम होगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। सिमिलरली लेफ्ट टू राइट जाते हुए शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। लेफ्ट टू राइट जाते हुए न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। जब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा इफेक्टिव होगा तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला कि किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो कुछ आयनाइजेशन एनर्जी के हवाले से है। एक एमसीक्यूज में आपके सामने लिख रहा हूं जिसको आपने खुद इसका आंसर जो है वो ढूंढना है कि
आयनाइजेशन एनर्जी among the following. ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटाशियम, ऑप्शन सी रुबिडियम और ऑप्शन डी बेरिलियम। कि ये चार आपके पास ऑप्शन है, इनमें सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? आपने इस क्वेश्चन का आंसर, जो करेक्ट आंसर है वो टिक करना है और साथ रीज़न लिखनी है कि क्यों कम होगी। मतलब फ़र्ज़ करें कि ऑप्शन बी अगर करेक्ट है तो आपने बताना है कि ऑप्शन बी क्यों करेक्ट है। ये आपका होमवर्क है। इसी तरह से आप लिखेंगे करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज, ऑप्शन ए इज sodium is greater than magnesium and magnesium is greater than aluminium. Option B is aluminium is greater than magnesium and magnesium is greater than sodium. Option C is magnesium is greater than aluminium and aluminium is greater than sodium. और ऑप्शन डी इज मैग्नीशियम इज़ ग्रेटर दैन सोडियम एंड सोडियम इज़ ग्रेटर दैन एल्यूमिनियम। तो इसमें से आपने बताना है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा। इसके लिए भी आपने साथ रीज़न लिखनी है कि आपका अगर आंसर ए करेक्ट है, फ़र्ज़ करें तो ए क्यों करेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आज का होमवर्क भी है। आई होप कि टॉपिक आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल फिर आपके सामने होंगे। अल्लाह हाफिज़।